नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं जॉब से रिलेटेड। तो आज इस सीरीज़ में आपके साथ एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि साइंटिस्ट की वैकेंसी आई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हो या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो। 26 वैकेंसी यहाँ पे भी आई है। इवन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हो, वहाँ पे 13 वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं। चाहे फिर सिविल डिपार्टमेंट में हो, 10 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल साइंटिफिक इंजीनियर्स की वैकेंसी आई हुई है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की जो आर्किटेक्ट लेवल पर उनकी वैकेंसी आई हुई है। और इवन जो साइंटिफिक इंजीनियर ऑटोनोमस बॉडी सिविल में जो होते हैं उनकी वैकेंसी आई हुई है। तो सभी वैकेंसी पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पे टेलीग्राम चैनल पर कि क्या ये वैकेंसी सभी के लिए एलिजिबल है या फिर जो गेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल एलिजिबल है। तो कुछ जो वैकेंसीज़ है दोस्तों, वो गेट वालों के लिए वैलिड है, जबकि कुछ जो है वो गेट वालों के लिए वैलिड है या नहीं है, इसकी पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको सटीक और सही जानकारी मिल पाए कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है और क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया वगैरह हो सकते हैं और इसको जॉइन करने के कुछ फ़ायदे भी हैं या नहीं, तो वो भी आपको सारी जानकारी मिल पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इन सभी वैकेंसी की मैं डिटेल में आपके साथ चर्चा करूँगा कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ के लिए कौन-कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले जो आपके पास बी.टेक होना चाहिए। जी हाँ, बी और बी.टेक चल सकता है। लगभग 65% मार्क्स आपके इसमें आने चाहिए, या 10 पॉइंट इक्विवेलेंट्स के बेस की बात करें तो उसपे 6.84 सीजीपीए जो है वो होना चाहिए, या तो 65% अंक होने चाहिए या फिर 6.84 जो है वो सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है। वैसे जो B02 वाली कोड है, उसमें भी सेम चीज़ है। सभी में मोस्टली जो है वो 65 परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो एक मेजरली माना गया है। जी हाँ, उसके अलावा जो एक और मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। जो भी ड्यूल डिग्री के जो कोर्सेज़ होते हैं, उसमें सीजीपीए परसेंटेज फॉर द ग्रेजुएशन लेवल विल बी रिकॉग्निज्ड, यानी कि जो ग्रेजुएशन है, फिर जो इट्स आजकल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ होता है, तो ग्रेजुएशन लेवल की जो भी परसेंटेज या फिर सीजीपीए होगा, उससे कैलकुलेट किया जाएगा। ये भी एक बात बहुत जानकारी की चीज़ है। और बात करें दोस्तों इसमें एज लिमिट की, तो ये जैसा कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, तो 28 साल इसमें एज लिमिट है। और जो एज लिमिट है वो इसकी लास्ट डेट यानी 17 अगस्त के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी। और 17 अगस्त ही जो है फॉर्म को भरने की लास्ट डेट भी है दोस्तों। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट्स है, वो 18 अगस्त 2098 के बाद बॉर्न होना चाहिए। यदि वो ओबीसी कैटेगरी का है तो 90 अगस्त के बाद बॉर्न होना चाहिए। और अगर एससी/एसटी कैटेगरी का है तो 93 के बाद बॉर्न होना चाहिए दोस्तों। तो इस हिसाब से एज जो है यहाँ पे कैलकुलेट की गई है। कुछ जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। जो भी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होंगे, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो उनको वहाँ पे सबमिट करना रहेगा कि जी हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, वो सबमिट करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। अदरवाइज़ दे विल रिजेक्ट द फॉर्म। ठीक है। और जो कभी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई भी फॉर्म सबमिट करने की, कोई भी एनओसी काइंड ऑफ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं तो। और इसके अलावा नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो ₹250 इस फॉर्म के लिए ली जाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन विल बी कलेक्टेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड के थ्रू ली जाएगी, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर यूपीआई वगैरह हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, उसके थ्रू ली जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें कुछ महत्वपूर्ण और अपडेट की, तो ये आप देख पा रहे हैं, जो भी अपलोडिंग वगैरह होंगे, वो डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने देंगे। उसमें मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि कैसे इसको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या इसमें चीज़ें रहेगी, वो चीज़ें मैं आपके साथ लेके आऊँगा दोस्तों। बात करें दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे लिया जाएगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। जो भी आपकी टेक्निकल नॉलेज होगी, उसके 40 मार्क्स रहेंगे। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस के जो भी रेलिवेंट एरिया में स्पेशलाइजेशन होगा टेक्निकल, उससे 20 मार्क्स रहेंगे। और परसेंटेज और कम्युनिकेशन स्किल्स के दोस्तों 20 मार्क्स रहेंगे। जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसके 10 मार्क्स रहेंगे। और जैसे कि आप अगर जो भी किस किस एकेडमिक इंस्टीट्यूट से आपने बी.टेक किया हुआ है, उसके बेस से भी दोस्तों आपके मार्क्स रह सकते हैं। या अगर आईआईटी, आईआईएससी या फिर आईआईएसटी या फिर एनआईटीज़ या फिर एनआईआई इंस्टीट्यूट से जो भी टॉप 20 श्रेणी वाले अगर आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसको 3 मार्क्स दोस्तों यहाँ पे दिए जाएंगे। अदरवाइज़ वो मार्क्स 0 हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका जैसा कि मैंने आपको बताया टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स में से आते हैं, तो जो डेफ़िनेट सी बात है आईआईटी से आईआईएससी से आते हैं, उसके 3 मार्क्स यहाँ पे रह सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आपकी एकेडमिक कितनी परफ़ॉर्मेंस है, आपका सीजीपीए अगर यानी कि परसेंटेज 85% से ज़्यादा है, तो आपके 4 मार्क्स उसके अलावा और रह सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी परसेंटेज 71 से 85 के बीच में है, तो 2 मार्क्स उसके अलावा और रह सकते हैं। जी हाँ।
और अगर उसके अलावा आपको रैंक भी दी गई है तो उसके भी 3 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर 100 मार्क्स होंगे। ये जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वाला है ये टोटल 10 मार्क्स का है। बट अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं टेक्निकल नॉलेज में तो डेफ़िनेट सी बात है 40 मार्क्स यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट आ सकता है। जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो 20 मार्क्स यहाँ पे भी रह सकते हैं दोस्तों। और एक दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गेट स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मैंडेटरी है। जी हाँ, यूआर और ईडब्ल्यूएस के मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में 50% मार्क्स आने चाहिए और जो कुल है वो मोस्टली एग्रीगेट 60% होना चाहिए। सेम फॉर अदर कैटेगरीज़ के लिए 40-40 एंड देन 50 जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए दोस्तों। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ मेंशन हियर। बात करें दोस्तों पे स्केल की तो 56,100 यानी कि 56,000 जो बेसिक पे यहाँ पे रहेगा। इसमें कुछ अदर अलाउंसेस रहेंगे, चाहे वो डीए की बात करें, ईयरएंस अलाउंस जो कि अभी 60% चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बात करें उसके अलावा ट्रैवल अलाउंस रहेगा, उसके अलावा एचआरए अलाउंस रहेगा, उसके अलावा कुछ और पर्क्स वगैरह के जो है वो अलाउंसेस वगैरह रहते हैं, डीए और टीए रहता है। ठीक है, तो इन सब को मिला के अगर बात करें तो ग्रॉस सैलरी लगभग 1,20,000 रुपये लगभग हो जाएगी, जो कि फ्रेशर के लिए आज की डेट में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। यह काफ़ी अच्छी सैलरी है जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, 1,20,000 रुपये। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि अदर जो होंगे वो एनपीएस या फिर यूपीएस जो है उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, यानी पेंशन जो है उसके लिए भी आप एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डीआरएंस अलाउंसेस, एचआरए अलाउंसेस और जो भी अदर अलाउंसेस होते हैं वो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट द ग्रॉस सैलरी विल बी अराउंड 1,20,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी हो सकती है। उसके अलावा जो है कैरियर प्रोग्रेशन भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने आते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे दोस्तों सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास का फेयर जो है वो शॉर्टर सूट्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिफंड भी किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और जो भी भारत के नागरिक हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स या फिर डिपार्टमेंट स्पेस के बेस पे दोस्तों यहाँ पे रह सकता है। उसके अलावा बात करें जो इसरो रिजर्व्स की जो राइट्स हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रह सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। ठीक है। बात करें इसकी ला स्टार्ट डेट की तो 28 जुलाई से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है और अगर आपका फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त दोस्तों यहाँ पे दी गई है। सो उसके अलावा स्कैन फ़ोटोग्राफ पे भी दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा फ़ोटो एप्लीकेबल होगा। वो बेसिकली सिंपल फ़ोटो जो होना चाहिए ये एप्लीकेबल रहेगा। उसके अलावा ऐसा ब्लर वाला या फिर फेस का वाला या फिर कैप वगैरह का पहन रखा है तो ये जो फ़ोटोज़ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगेन इसरो जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ लेके आता है हर बारी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट्स आई वुड से कि ये रह सकता है। जी हाँ, जो कि भारत सरकार का स्पेस स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट्स है और काफ़ी लोग इसके लिए तैयारी भी करते हैं। सो आप लोग भी अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप डेफ़िनेट सी बात है तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की। और उसके अलावा आपके कोई डाउट है सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंस अगेन दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।